स्वागत है दोस्तों आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमपीएससी 4 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज में हम लोग को चैप्टर 3 आधुनिक भारत में राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं को हम लोग को पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं आधुनिक भारत में राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। अब इसमें हम लोग को आधुनिक भारत में अलग अलग जो विचारकों की राजनीतिक विचारधाराएं हैं इनकी विशेषताओं को पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मुस्लिम विचारधारा के भिन्न भिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। तो अब हम लोग को मेनली इसमें मुस्लिम जो विचारधारा है इसके बारे में डिस्कस करना है। शुरू करते हैं। इसमें भारत में मुस्लिम विचार के भिन्न भिन्न पहलू निम्नलिखित हैं। तो सबसे समझते हैं इसमें क्या भिन्न भिन्न पहलू हैं। पहला इसमें बात की गई है सर सैयद अहमद खान के विचार के बारे में। 1887 से पूर्व सर सैयद अहमद के भाषणों से यह प्रतीत हुआ कि वे राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकता के पोषक हैं। विधान परिषद के सदस्य मनोनीत होने पर उन्होंने आशा प्रकट की कि एक दिन अवश्य आएगा जब देश में प्रत्येक जिले नहीं तो कम से कम प्रत्येक डिवीज़न में जनता के प्रतिनिधि परिषद आएंगे। अपने राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी स्वरूप का स्पष्ट करते हुए 27 जनवरी 1883 को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उच्च जाति के हिंदू किसी समय बाहर से आकर इस देश में बस गए और भूल गए कि उनका आदि निवास कहाँ है, यानी कि शुरू का निवास उनका कहाँ है, तथा भारत को ही अपना देश समझने लगे, मुसलमानों ने भी ठीक वैसा ही किया। उन्होंने भी सैकड़ों वर्षों पूर्व अपने अपने देश छोड़ दिए और वे भी इस भारत भूमि को अपना समझने लगे। तो शुरुआती दौर पर जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बातें को रखा, उनको स्पष्ट किया और वह मनोनीत हुए। उन्होंने यह आशा प्रकट किया कि अलग अलग डिवीज़न से वहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं उस क्षेत्र के वो संसद आएंगे। तो ये इनका होप था और इन्होंने एक अपने भाषण में एक बात कही थी कि जिस प्रकार उच्च जाति के जो हिंदू थे किसी समय बाहर से आकर इस देश में बस गए थे। आप जानते हैं आर्य आए थे सबसे पहले और इन्हीं की बात यहाँ कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मुस्लिम, जैसे आप जानते हैं कि गुलाम वंश स्थापित हुआ, खिलजी आए, फिर मुग़ल आए, तो जितने भी मुस्लिम शासक थे वो सभी बाहर से भारत आए थे और यहीं आके वे बस गए थे। यहाँ का सोना चांदी लूट कर अपने देश नहीं ले गए, वे यहीं आके बसे, यहाँ डेवलपमेंट किया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया और यहाँ पर ही उन्होंने अपने हिसाब से विकास करवाया। तो इसी प्रकार से वो इसी चीज़ को अपनी बातों में उन्होंने व्यक्त किया। तो आगे समझते हैं, मेरे हिंदू भाई और सहधर्मी मुसलमान दोनों ही एक वायु में सांस लेते हैं, पवित्र गंगा यमुना का जल पीते हैं, उस भूमि का उपज का भोग करते हैं जो ईश्वर ने इस देश को ही दी है और साथ ही साथ जीते हैं और मरते हैं। तो अपनी इन विचारधाराओं से सर सैयद अहमद खान शुरुआती दिनों में प्रख्यात हुए। आगे समझते हैं, भारत देश एक नवविवाहित वधू के समान है। हिंदू और मुसलमान उसके दो सुंदर और मनमोहक नेत्र हैं। यदि दोनों में ये पारंपरिक मेल मिलाप हो तो वधू सदैव दैदीप्यमान तथा सुंदर बनी रहेगी, किंतु यदि उन्होंने भिन्न दिशाओं में देखने का संकल्प कर लिया तो वधू निश्चय ही भांडी हो जाएगी। उन्होंने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश संसद देशों को भारतीय जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं में निरंतर अवगत कराना आवश्यक है। तो उन्होंने एक बात कही कि नवविवाहित वधू की तरह भारत है और जो वधू के जो नेत्र हैं वह हिंदू और मुसलमान की भांति हैं। अगर यह लोग एक तरफ देखते हैं तो जो वधू है वह सुंदर बनी रहेगी, लेकिन अगर इन लोगों ने अलग अलग दृष्टि को अपनाना शुरू किया तो जल्दी ही वधू को देखना बंद हो जाएगा और वह एक तरह की बेकाम की हो जाएगी। तो ये बात इन्होंने विचारधारा रखी और यह उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश संसद सदस्यों को भारतीय जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को निरंतर अवगत कराना चाहिए। जो ब्रिटिश संसद है उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे समझते हैं इसमें। इसके लिए उन्होंने
एक संस्था की आवश्यकता का अनुभव किया। इसके फलस्वरूप 1886 में ब्रिटिश संघ अस्तित्व में आया। उन्होंने एल्बर्ट बिल का समर्थन किया, जिसका ध्येय न्यायिक प्रशासन से जाति भेदभाव को मिटाना था। उन्होंने नागरिक सेवा में भारतीयों को समान अधिकार और पद देने की मांग की तथा एक ऐसी संस्था का स्थापना का भी प्रयास किया, जिसका उद्देश्य भारतीयों को यूरोप की यात्रा के लिए तैयार करना, सहायता देना था। तो शुरुआती समय में उन्होंने भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसके भारतीयों को शामिल होने के पक्ष में थे और उन्होंने जो एल्बर्ट बिल का समर्थन भी किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि न्याय और प्रशासन में जो जातीय भेदभाव हो रही थी उनको मिटाना था। और तथा उन्होंने ऐसी संस्था की स्थापना का भी प्रयास किया जो भारतीयों को यूरोप की यात्रा तय करवाए और वहां तय करने में यात्रा मुहैया करे भारतीयों को। आगे समझते हैं इनमें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा था, उनका कहना था, हमें अपनी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए एक होकर कार्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। यदि ऐसा करने में हम असमर्थ रहे, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए यह घातक सिद्ध होगा। यानी कि हमें अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान एक होकर करना चाहिए, किसी तीसरे को इसको हमें इंक्लूड नहीं करना देना चाहिए अपनी समस्याओं के हल करने के लिए। लेकिन ये अपने इस एकतावादी स्वरूप को अधिक समय तक बनाए नहीं रख पाए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन शुरू होती है। 1897 से वे स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी और संप्रदायवादी हो गए, यानी कि इनके अंदर भी अपने धर्म को अलग प्राथमिकता देना धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया। कब से? 1897 से। उनकी कूटनीतिक बौद्धता तब और भी स्पष्ट हो गई जब उन्होंने भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक लिखी। यानी कि एक पुस्तक उन्होंने लिखी, भारतीय विद्रोह के कारण। इस पुस्तक लिखी। अब वे अपने ही पूर्व कथनों के विरुद्ध इंग्लैंड में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के समर्थन करते हुए इसे भारत में आयोजन करने के विरोध में हो गए। यानी जहां इसका आयोजन एक समय में भारत में इन सिविल सेवाओं जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनका आयोजन भारत में हो उसके पक्षधर में थे, वहीं कुछ समय बाद वे इसके विरोध में आ गए। उनका विचार था कि मुसलमानों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में मनोनयन के आधार पर चुनना चाहिए, यानी कि उनको मनोनीत करना चाहिए, ना कि कंपटीशन देना चाहिए। तो वे इसके आधार पर आ गए। आप जानते ही होंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए जो मुस्लिम धार्मिक मूल है उनको लुभावनी बातों में लाकर कि उनको ज़्यादा हर जगह प्राथमिकताएं दी जाएंगी, हिंदू से ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाएंगी, इस बातों में लाकर उनको भड़काया और उनको अपने पक्ष में शामिल करना चाहा। आगे समझते हैं। सैयद ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उदय का भी विरोध किया, यानी ये कांग्रेस के उदय का भी विरोध कर दें, और कहा कि यह बंगाल मित्रों द्वारा मुसलमानों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि वह कांग्रेस को इस विचारधारा से देखते थे। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि कांग्रेस संपूर्ण जनता के नाम पर देश पर शासन करना चाहती है तो उसके शासन में मुसलमान असहाय और अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने बरुद्दीन तैयब जी को एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य को भारत के लिए अहितकारी समझते हैं और उन्होंने किसी भी रूप में प्रत्येक ऐसी कांग्रेस पर आपत्ति की जो भारत को एक राष्ट्र मानती है। यानी कि शुरुआती दौर में इस समय अब वे कांग्रेस के विरोध में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह बंगाली मित्रों और मुसलमानों को कुचलने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि यदि कांग्रेस संपूर्ण जनता पर शासन करना चाहती है तो इस शासन में मुसलमान असहाय और अल्पसंख्यक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। उन्होंने बरुद्दीन तैयब जी को एक पत्र लिखकर यह भी स्पष्ट किया कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य को वह अहितकारी समझते हैं और किसी भी रूप में वह प्रत्येक ऐसे कांग्रेस, यानी जो नई नई अलग अलग कांग्रेस की संस्थाएं बन रही थी, वह उसके आपत्ति करते हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानती है। मतलब अपनी शुरुआती विचारधारा से ठीक पलटते हुए दिखाई दिए। 1892 संसदीय सरकार की स्थापना का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा
हमें एक निरंकुश और संसदीय सरकार में इसके अतिरिक्त कि इसमें बकबक झकझक अधिक है, कुछ अंतर नहीं दिखता। जो दल सत्ताधारी होता है वह अपनी नीति के अनुकूल देश पर शासन करता है। प्रायः ऐसा होता है कि संसद में भी अपनी इस नीति का व्यक्त करने में वह परवाह नहीं करता। तो संसदीय सरकार का विरोध करते हुए उन्होंने कुछ इस प्रकार बातें रखी कि निरंकुश और संसदीय सरकार में इसके अतिरिक्त इसमें बकबक और झकझक अधिक है, कुछ अंतर नहीं होता है। और जो दल सत्ताधारी होता है वो अपनी अपनी जो भी नीति होती है, जो भी उसकी विचार होता है, उसी हिसाब से वह शासन करता है और नियम बनाता है, और उसकी जो नीति होती है वह संसद में प्रकट करता है। संसद में उस नीति का पालन करने में जरा से भी झिझक नहीं करता। आगे समझते हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि यदि अंग्रेजी सरकार आंतरिक प्रशासन भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करना चाहती है, यानी कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम ये एक याचिका प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा करने से पूर्व एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें हमें अपने पूर्वजों की तलवार, जो वास्तव में सत्ता के आदेश लिखने के लिए होती है, के प्रयोग की अनुमति दे। जो कोई उसमें प्रथम पास होगा वह देश पर शासन करेगा। मतलब कैसी वह विचार रख रहे हैं, आप इससे स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि ठीक किस प्रकार से अपने जो विचारधारा है शुरुआती विचारधाराओं से पलटते हुए और एक राष्ट्र के निर्माण से ठीक अलग होकर वह अपने विचार को प्रकट करने लगे थे। आगे उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस और अंग्रेजी सेना भारत छोड़कर चली जाए, तब देश में एक दिन की शांति नहीं रह सकती। यानी भारत स्वयं अपने पे शासन कंट्रोल नहीं कर सकता। उनका मानना ये था, भारत का शासक कौन होगा? क्या यह संभव है कि हिंदू और मुसलमान दोनों की कौम समान शक्तिशाली रह सकेगी? कदापि नहीं। यह आवश्यक है कि उनमें एक पक्ष दूसरे पर विजय प्राप्त कर उसे नीचे ढकेल दे। मुसलमान यद्यपि संख्या में कम हैं, अंग्रेजी शिक्षा में भी, लेकिन अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकेंगे। मान लीजिए ऐसा नहीं हो, तब उनके मुसलमान भाई एवं पठान पहाड़ी धरों से टिड्डी दलों की भांति आएंगे, उत्तर से बंगाल के अंत तक खून की नदियां बहा देंगे। भविष्य में सत्ता ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करेगी। यानी एक और उनका ये मानना था कि हमें तलवार उठानी चाहिए और तलवार के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि कौन शासन भारत पर करेगा। दूसरा उनका कहना ये था कि भारत जिस दिन अंग्रेज की सेना भारत छोड़कर चली जाएगी, भारत बिखर जाएगा, भारत सत्ता अपना शासन नहीं संभाल पाएगा। और उन्होंने ये भी बात कही कि आवश्यक ये है कि विजय प्राप्त कर उसे नीचे, यानी कि वहाँ पे जो दोनों कौम है, हिंदू और मुस्लिम, या एक दूसरे से लड़ाई करेगी और एक दूसरे को नीचे ढकेलने का प्रयास करेगी, या कभी शांति और सुरक्षित ढंग से नहीं बैठ पाएगी। और ऐसा अगर होता है या मुसलमान वर्ग नीचे ढकेल दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई और पठान की बहुत सारे लोग आएंगे और उत्तर से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। यानी कैसे हिंसात्मक विचारधाराओं को प्रकट करते हुए और राष्ट्र की अखंडता को ठेस पहुंचाते हुए इन्होंने विचार रखा, बल्कि भारत इससे ठीक उलट दिखाई देगा और अपना उन्होंने स्वयं शासन करते हुए सब इन जैसे विचारधाराओं को गलत ठहराया। आगे समझते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के विचार, इनको समझते हैं। अपने राजनीतिक जीवन प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने स्वशासन और हिंदू मुस्लिम एकता जैसी दो प्रमुख उद्देश्य सामने रखे। तो ये भी अपने शुरुआती समय स्वशासन और हिंदू मुस्लिम एकता जैसे दो प्रमुख उद्देश्य को सामने उन्होंने रखा, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। जिन्ना ने यह अनुरोध किया कि लीग अपने संविधान में संशोधन करे और उसे कांग्रेस की स्वराज की मांग के अनुरूप बनाए। तो शुरुआत के समय में जिन्ना ने लीग, यानी जो मुस्लिम लीग है, उससे यह अपील की थी कि संविधान में संशोधन करके कांग्रेस की जो स्वराज की मांग है उसको अपने अनुरूप बनाए। इसके पश्चात वे लीग में शामिल हो गए, लेकिन लीग की प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने यह शर्त रखी कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम हित में उनकी दिलचस्पी का आशय यह न लगाया जाए कि उनकी निष्ठाओं में कोई परिवर्तन आ गया है।
वे महत्तर राष्ट्रीय हितों से विमुख हो जाएंगे। यानी शुरुआत में उन्होंने इस बात को रखा कि वे मुस्लिम हित के पक्षधर हैं, साथ ही साथ वे राष्ट्रीय हित के भी पक्षधर रहेंगे और वह कभी भी राष्ट्रीय हित के विमुख नहीं होंगे। 1916 में कांग्रेस लीग का लखनऊ में समझौता हुआ, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन में, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का आधारशिला माना गया। किंतु शीघ्र यह दुखद तथ्य खुलकर सामने आ गया कि लीग के साथ समझौता तभी संभव है जब कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। जिन्ना की यह भारी कूटनीति विजय थी। जिन्ना ने यह स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मुसलमान के लिए एक नीति नहीं वरन आवश्यकता का विषय है। गांधी जी द्वारा 1920 में अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया तो जिन्ना ने कांग्रेस के सदैव के लिए त्याग कर दिया। तो जब कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तो यह जिन्ना के लिए कूटनीतिक विजय हुई, यानी वो अपना जो विचार रखना चाहते थे उसमें वह उस विचार को प्रबल दिखाते हुए दिखाई पड़े। और जिन्ना ने यह स्पष्ट किया कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है यह मुसलमान मांग के लिए एक नीति नहीं वरन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और जब गांधी जी ने 1920 में अहिंसात्मक आंदोलन चलाया तो फिर धीरे धीरे जिन्ना इससे त्याग करने लगे। वे ब्रिटिश हुकूमत को भारत के लिए एक वरदान मानते थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने भारत में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीयों में बौद्धिक जागरण, नैतिक चेतना का प्रसार किया है। किसने? ब्रिटिशर्स ने। नवंबर 1940 में जिन्ना ने कहा, हम इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमने आरंभ से ही उसके मार्ग में रुकावट नहीं डाली। 1925 में सर्वदलीय समिति की एक उप समिति के समक्ष बोलते हुए जिन्ना ने कहा, लखनऊ समझौते का यह लक्ष्य कभी नहीं था कि वह स्थायी होगी। मतलब कितनी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बात बोली कि पहले तो शुरुआती दौर में वो जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको वरदान मानते थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने ही चेतना और सारी भारतीयों में उन सब का विकास किया है, बौद्धिक विकास, चेतना का विकास किया है। और 1940 में जिन्ना ने यह बात कही कि हम इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसी वजह से हमने कभी भी इस मार्ग में रुकावट नहीं डाली। 1925 के सर्वदलीय समिति ने उन्होंने एक उप समिति के समक्ष बात बोली थी कि जो लखनऊ समझौता हुआ था लीग और कांग्रेस के बीच, इसका कभी लक्ष्य ये नहीं था कि ये जो भी बात रखी गई थी वह स्थायी होगी। आगे समझते हैं इसमें। जब 1925-26 में यह स्पष्ट हो गया कि आगामी वैधानिक सुधारों में प्रांतों को स्वायत्तता उपलब्ध हो जाएगी, जिन्ना ने यह विचार रखा कि सिंध को मुंबई प्रांत से अलग कर दिया जाए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह उत्तरदायी प्रशासन स्थापित किया जाए। यानी अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को बांटने की बात उन्होंने कही। 2 दिसंबर 1926 को जिन्ना ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश सरकार को शीघ्रता से सुधार लागू करना चाहिए जिससे भारत में एक उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना हो सके। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए एक बार इस पर नजर डालते हैं कि कौन सी 14 सूत्रीय कार्यक्रम थी। और उससे पहले आपने ऊपर भली बात ही समझा कि उन्होंने अपने हिसाब से प्रांतों को बांटने की बात कही और ब्रिटिश सरकार से शीघ्रता से सुधार लागू की बात कही। अब नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए, आप नेहरू रिपोर्ट जानते हैं किस प्रकार से संविधान का निर्माण होना चाहिए, उसमें नेहरू रिपोर्ट में उल्लिखित था। तो उसका विरोध करते हुए 14 सूत्रीय कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी रखी थी। इनको समझते हैं। पहला उन्होंने बात कही, संविधान संघात्मक हो, अवशिष्ट शक्तियां प्रांत में निहित हों। दूसरा कहा, सभी प्रांतों में समान स्वायत्तता प्राप्त हो, अल्पसंख्यकों को विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, यानी कि प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले सभी अल्पसंख्यकों को। केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था हो। सभी जातियों को प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचनों के आधार पर हो, यानी कि सभी जातियों का अपना अपना प्रतिनिधित्व पृथक रूप से निर्वाचन यानी कि सिलेक्शन मेथड के आधार पर होना चाहिए। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत से ऐसे ही बने रहें। धर्म की
पूरी स्वाधीनता हो। यदि किसी विधेयक को किसी जाति के 1/4 सदस्य ना माने तो उसे पास ही ना किया जाए। सिंध प्रांत को मुंबई से अलग किया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के साथ सुधार के मामले में भेदभाव न बरती जाए। राजकीय सेवाओं में मुसलमान को उचित हिस्सा मिले। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, विधि आदि को सुरक्षित हो। कम से कम 1/3 केंद्रीय और प्रांतीय मंत्री मुसलमान हों। संघ की एकांकों से बिना पूछे केंद्रीय विधानमंडल संविधान में परिवर्तन ना किया जाए। यानी कि जो भी संघ के लोग हैं उनसे बिना पूछे केंद्रीय विधानमंडल के संविधान में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो ये 14 सूत्रीय मांग जिन्ना ने अपनी रखी। आगे समझते हैं इसमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग का आधार जिन्ना द्वारा प्रस्तुत द्विराष्ट्रीय की सिद्धांत था, यानी कि 2 राष्ट्र में बंटवारा का सिद्धांत था, जिसे उन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में एकदम स्पष्ट किया। ये हिंदू और इस्लाम धर्म शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं, 2 पृथक स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। यानी जहाँ पहले वह धर्म हुआ करती थी, अब धीरे धीरे वह प्रॉपर सामाजिक व्यवस्थाएं के रूप में उभरी। हिंदू और मुसलमान कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में हो सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। हिंदू और मुसलमान के धार्मिक सिद्धांत, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, साहित्य एक दूसरे से सर्वत्र पृथक हैं। उनका परस्पर रोटी बेटी का संबंध नहीं है, यानी कि रोटी का भी संबंध और बेटी का भी संबंध एक तरह से नहीं है उनका। वस्तुतः दोनों की परस्पर विरोधी भावनाओं पर आधारित समस्याएं पृथक पृथक हैं। जीवन पर दोनों भिन्न प्रकार से विचार करते हैं। दोनों के जीवन संबंधी दृष्टिकोण में भी अंतर है। यह स्पष्ट है कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक पृथक ऐतिहासिक आधारों से प्रेरणा मिलती है और पुरातन जो ग्रंथाएं हैं उनके वीर और अनेक वीरों की कहानियां भी यहाँ तक कि पृथक पृथक हैं। प्रायः एक का वीर दूसरे का शत्रु माना गया है और एक की विजय दूसरे की पराजय। ऐसे 2 राष्ट्र एक राज्य में गूंथने का प्रयत्न आवश्यक असंतोष उत्पन्न करेगा, उस शासन व्यवस्था का अंत करके छोड़ेगा जो राज्य चलाने का प्रयत्न करती है। किस तरह से उन्होंने एक साफ साफ अंतर को स्पष्ट किया जो कि बिल्कुल ही बेबुनियादी है। अगर धर्म चाहे, दोनों के धर्म में एक बात उन्होंने नहीं बताई कि समानता है, वो है अमन और चैन और एक दूसरे की धर्मों की रिस्पेक्ट करना, जो दोनों धर्म ग्रंथों में समान है। और यही एक बहुत बड़ा सूत्र में हम लोग को आपस में बांटता है। आगे समझते हैं इसमें 1941 के मद्रास अधिवेशन में जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पुनः स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान, पूर्वी यानी कि बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बाद में 1972 के बाद वह बांग्लादेश बन गया, 1972 के बाद। आगे समझते हैं वो किसी भी दशा में ऐसे संविधान स्वीकार नहीं करेंगे जो संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय सरकार की स्थापना करता हो। 1942 के कृष्ण योजना में पाकिस्तान के मूल तत्वों को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ कहा गया कि युद्धोपरांत भारत में एक संघ शासन का निर्माण होगा, जिससे प्रत्येक प्रांत को सम्मिलित होना ना होने का अधिकार प्राप्त होगा। तो बाद में इनके बाद जिन्ना की शर्तों को स्वीकार करते हुए पृथक राष्ट्र यानी द्विदेश सिद्धांत को अपनाते हुए 2 देशों का निर्माण किया गया, जिसमें भारत जिसमें मेजॉरिटी हिंदू में थे और दूसरा पाकिस्तान जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम थी। तो आज के लेक्चर में पार्ट 1 है, इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।